चुनी लाल शाला ने एक तवील सांस लेते हुए अपनी लिखी हुई रिपोर्ट दोबारा पढ़ी और पुरतासुफ अंदाज में सर हिलाने लगा। वो वर्गाम कडल और बारामूला के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। उसकी लिखी हुई एक रिपोर्ट कल ही दिल्ली पहुंच गई थी, जिसमें उसने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया था कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो कश्मीर में हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। कल की रिपोर्ट में उसने लिखा था कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान का यौम आज़ादी जिस जोशो खरोश से मनाया है, उसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। आज की रिपोर्ट में वो लिख रहा था, आज दिन भर तिरंगे जलते रहे और पुलिस कुछ भी ना कर सकी। चुनी लाल शाला गुज़िश्ता चंद दिनों के वाक़यात के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि अफगानिस्तान की लड़ाई का नतीजा मुसलमानों के हक में निकलने के बाद कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो सकती है। शाला की ये रिपोर्ट दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने वाली थी, लेकिन उसे एक दूसरी रिपोर्ट भी लिखनी थी। ये रिपोर्ट लिखने के लिए उसने कलम उठाया, मूर्ति के सामने सर झुकाया और फिर टेबल लैंप की रोशनी में तेजी से लिखने लगा। शरी बाल ठाकरे, महात्मा हिंद। 1931 में लाहौर के एक हिंदू लीडर गोकुल चंद नारंग ने हिंदू महासभा के इजलास में तजवीज़ पेश की थी कि कश्मीरी मुसलमानों का सफाया कर दिया जाए और वहाँ की मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के इक़दामात किए जाएं। हिंदू धर्म के इस सपूत ने 59 बरस कबल जो कुछ कहा था उस पर नीम दिली से अमल हुआ, मगर अब वक्त आ गया है कि हम राक्षसों के चुंगल में फंसे हुए कश्मीर को बचाने के लिए इस तजवीज़ पर भरपूर अमल करें जो गोकुल चंद नारंग ने 1931 में पेश की थी। आपने बहुत पहले कहा था कि कश्मीर के हिंदू राज की रक्षा हमारा धर्म है और जब तक शोरश पसंदों का सर नहीं कुचल दिया जाता उस वक्त तक हिंदू आराम से नहीं बैठ सकते। लेकिन ठाकर जी, ये कैसा अन्याय है कि आज भारत देश का तिरंगा जगह जगह से उतार कर नजरे आतिश किया गया और पुलिस सिर्फ गिरफ्तारियां करती रही। तिरंगे को पैरों तले रौंदा गया और पुलिस ने इन पैरों में सिर्फ बेड़ियां डाली, उन्हें काट कर नहीं फेंका। मैं एक बार फिर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की भारत के खिलाफ बगावत एक जबरदस्त साजिश है जिसका कलाकुमा करना जरूरी है। हमें चाहिए कि साजिश के बीज तक उखाड़ फेंके, वरना अगर मुसलमान कश्मीर में गालिब आ गए तो फिर पंजाब, आसाम, बंगाल, मिजोरम और बिहार तक में बागियों को शय मिल जाएगी। मैं अपनी पिछली रिपोर्ट में ये बता चुका हूँ कि भारतीय सिख और कश्मीरी मुसलमान इत्तेहाद कायम कर रहे हैं। अगर ये इत्तेहाद बन गया तो ये हिंदुस्तान को मिटाने की तरफ बड़ा कदम होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि दिल्ली वाले आराम तलबी तरक कर दें, होश के नाखून लें। अगर अफगानिस्तान की लड़ाई मुसलमानों ने जीत ली और कश्मीर पर भी ऐसे ही मुसलमान गालिब आ गए तो दिल्ली को फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हिंदू एक बार फिर गुलाम बन जाएंगे। अफगानिस्तान और कश्मीर पर मुसलमानों के कब्जे के बाद वही रास्ते दोबारा खुल जाएंगे जो दिल्ली की फतह के लिए माजी में बार बार इस्तेमाल हुए। आप सरकार पर दबाव डालें कि वो कश्मीर में मुसलमानों की बगावत कुचलने के लिए सियासत नहीं गोली का इस्तेमाल करें। यहाँ गवर्नर राज नाफिज करके श्री जगमोहन को लाया जाए, उन्हें ये काम सौंपा जाए कि वो कश्मीर में बगावत आनी हाथ से कुचल दें। अब सरकार को फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों का सहारा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग कश्मीरियों के नेता नहीं रहे। कश्मीरी इनसे नफरत करने लगे हैं। हुकूमत की बागडोर सिर्फ एक हाथ में रहे, इसी शख्सियत के अहकाम तस्लीम किए जाएं। मेरी नज़र में ये शख्सियत जगमोहन जी के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। अफगानिस्तान से आने वाली खबरों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहाँ अमेरिकी सरकार का मंसूबा कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा कि जाहिर शाह को वापस लाया जा सके। अफगान मुसलमान लीडर जो पाकिस्तान और ईरान में हैं या अंदर जंग लड़ रहे हैं, ऐसी किसी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि अगर जाहिर शाह जैसे शख्स को वापस लाया जाए तो एक नई जंग शुरू हो जाएगी जिसमें मुसलमान बुनियाद परस्तों का पलड़ा भारी रहेगा। इन हालात में कश्मीर पर कड़ी गिरफ्त की जरूरत है। सरकार ने पंजाब में तो एक ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, लेकिन अगर कश्मीर में हालात काबू से निकल गए तो जगह जगह ऐसे ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे। आपका सेवक चुनी लाल शाला, बारामूला, कश्मीर। अशोक पांडे बहुत तेजी से डिक्टेशन ले रहा था। स्टीनोग्राफर को नोटिस लेने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा उसका खत बराह रास्त टाइप किया जा रहा था। ये खत भारतीय खुफिया इदारे के एक ऐसे शोबा के भारतीय अफसर के नाम था जिसकी जिम्मेदारी में कश्मीर भी आता था। श्रीनगर के हर DIG की जिम्मेदारी थी कि वो शहर में होने वाले वाकयात की हफ्तावार रिपोर्ट राह को जरूर भेजे। अशोक पांडे को कुछ ही देर कबल फोन मिला था कि वो खत भेजने की मुकर्रर तारीख का इंतजार किए बगैर 14 और 15 अगस्त के वाकयात की रिपोर्ट आज रात ही भेज दे। लिखो। पांडे ने टाइपिस्ट से कहा जो DIG की खामोशी के बाद टुकर टुकर टाइपराइटर को घूरे जा रहा था। उस वक्त कमरे में उन दोनों के सिवा कोई और नहीं था। लिखो कि श्रीनगर की इंतजामिया ने खून खराबा रोकने की जो कोशिश की थी
वो बड़ी हद तक कामयाब रही। वजीर आला के हुक्म के मुताबिक ऐसे बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो 14 अगस्त को पाकिस्तानी परचम लगा रहे थे या 15 अगस्त को भारतीय तिरंगा नजरे आतिश करने वाले थे। तखरीबकारों ने यह साजिश भी की थी कि 15 अगस्त की रात पूरे इलाके में ब्लैक आउट रहे, लेकिन मेरी जाती कोशिशों के बायस ऐसा मुमकिन नहीं हो सका और ऐन उसी वक्त कमरे में वोल्टेज कम होने लगे। ये क्या हो रहा है ए? पांडे लाइट को घूरने लगा। अभी वो कुछ और कहने वाला था कि कमरे में गुप अंधेरा छा गया। अरे ये क्या? कौन है? खबरदार, मेरे हाथ में पिस्तौल है। पांडे चिल्लाने लगा। लाइट खोल दे रोशनी। बोलता क्यों नहीं? कहाँ है तू? लाइट तो बाहर से गई है महाराज। टाइपिस्ट की आवाज सुनाई दी। तो बाहर निकल कर देख, किसी को बुला कर ला। बिजली वालों को फोन कर। यहाँ बैठा क्या जक मार रहा है? पांडे हिजानी अंदाज में चिल्लाने लगा। उसे सिर्फ ये दड़का था कि इस अंधेरे में कोई उसे गोली मार कर न भाग जाए। टाइपिस्ट ने कॉरिडोर में आकर दिया सलाई जला ली। यहाँ गुलाम गर्दिशें अंधेरों की मारी हुई थी। उनमें दिन के वक्त भी अंधेरा रहता था। उस वक्त तो रात थी और बिजली गायब। वो खिड़की तक पहुंच गया। वहां से झांक कर देखा तो दिल पकड़ कर रह गया। दूर दूर तक गुप अंधेरा था। दुबीज काली चादर ने पूरे शहर को छुपा लिया था। उसने आसमान की तरफ देखा, वहां भी तारीकी थी। काली घटाओं ने चांद को अपनी आगोश में ले रखा था। शानदार। सिकंदर ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल की छत से रात का मंजर देखकर बेसाख्ता तौर पर कहा। वो कुछ देर कबल उस वक्त यहाँ आया था जब हर तरफ रोशनियां बिखरी हुई थी। फिर 9 बजने में 5 मिनट पर वो और उसके कई साथी छत पर चले आए थे। उन्हें बता दिया गया था कि ठीक 9 बजे ब्लैक आउट शुरू हो जाएगा। हुआ भी यही। यूनिवर्सिटी से हजरत बल के इलाके की तरफ देखते देखते ही गुप अंधेरा हो गया। ये तारीकी इतनी शदीद थी कि छत पर भी हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब चारों तरफ गुप अंधेरे थे। उसे वायरलेस टावर की सुर्ख बत्तियां भी नजर नहीं आईं, तो उसका दिल खुशी से बेकाबू हो गया। डॉक्टर साहिब, जरा रेडियो श्रीनगर तो लगाएं। उसकी आवाज खुशी और मुसरत से लर्ज रही थी। ये ब्लैक आउट वाकई बहुत बड़ा कारनामा था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रब अपने पॉकेट ट्रांसमीटर पर रेडियो श्रीनगर लगाने की कोशिश करने लगे। ये ऐसा रेडियो था जिस पर एफएम फ्रीक्वेंसी भी मौजूद थी और डॉक्टर रब जो टीवी नहीं देखते थे, टीवी की खबरें रेडियो पर ही सुन लिया करते थे। लेकिन उस वक्त दोनों स्टेशन खामोश थे, बिल्कुल खामोश। बड़ा सन्नाटा है सिकंदर। डॉक्टर रब ने सरगोशी की। रेडियो टीवी दोनों खामोश हैं। गुड। सिकंदर ने मुदीर से टेक लगा ली। डॉक्टर साहिब, रेडियो श्रीनगर, टीवी और ये वायरलेस टावर तीनों जल्द ही काम शुरू कर देंगे। इनके पास बिजली के मुतबादल इंतजाम मौजूद हैं। लेकिन यही बात कितनी बड़ी है, पूरे शहर में अंधेरा है और हम रेडियो टीवी की नशरियात भी वक्ती तौर पर मुनक़ता करने में कामयाब हो गए हैं। मुबारक हो फरजंद, ये बड़ा कारनामा है। यस सर। और मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं जिन्होंने स्विच ऑफ करने के मिशन की तकमील के लिए अपनी नौकरियां तक दांव पर लगा दी हैं। ये रोशनियां गुल करने वाले खुद रोशन मीनार हैं सिकंदर। ऐसे रोशन मीनार जिनकी रोशनी मंजिल का पता देती रहती है। दुरुस्त फरमाया सर। सिकंदर की आवाज भरा सी गई। और आपको इल्म है कि इस मिशन में अफसर आबता कौन थी इस इलाके के लिए? कोई लड़की? डॉक्टर रब ने जवाब दिया। अंधेरे के बावजूद लहजे से यह अंदाजा हो सकता था कि वो मुस्कुरा रहे हैं। अरे, आपको कैसे इल्म हुआ कि वो लड़की थी? तुमने थी का इस्तेमाल किया, लिहाजा। डॉक्टर रब इस बार हंस पड़े। और मैं ये भी समझ गया हूँ कि वो कौन हो सकती है। तुम्हारा लहजा ही चुगली खा रहा है कि वो जूबी के सिवा कोई और नहीं। डॉक्टर साहिब, सिकंदर खफीफ अंदाज में मुस्कुराने लगा। वो मासूम एहतजाज करना चाहता था लेकिन फिर चुप ही रहा, क्योंकि उसे अंदाजा था कि डॉक्टर रब से उसका कोई राज पोशीदा नहीं। एक बात बताओ सिकंदर, डॉक्टर अचानक ही संजीदा हो गए। तुमने लॉ की डिग्री हासिल करने के बावजूद कॉलेज में दोबारा दाखिला क्यों ले लिया था? इसकी मुझे हिदायत की गई थी सर। सिकंदर बोला। मुझसे कहा गया था कि तहरीक हुर्रियत कश्मीर का वकीलों में काम बहुत बढ़ चुका है, वहाँ फिलहाल तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन कॉलेज में तलबा और तालिबात को मुनज़्ज़म करने के लिए लोगों की जरूरत मौजूद है। इस सूरत हाल में मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गोया ये डिग्री तुम्हारे किसी काम नहीं आ रही। जाहिर है, सिकंदर ने अंधेरों में घूरते हुए जवाब दिया। लेकिन मेरा दिल कहता है कि कानून की डिग्री कभी न कभी काम जरूर आएगी। इसीलिए मैंने बार में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, प्रैक्टिस के बगैर। प्रोफेसर अब एक बार फिर हंस पड़े। जी हाँ, बस दिल चाहता था कि रजिस्ट्रेशन करा लूं। इसके लिए दोस्तों ने जरा सा हाथ दिखा दिया और रजिस्ट्रेशन हो गया। सिकंदर के मुशफ़िक उस्ताद ने हंकारा भरकर हजरत बल रोड की तरफ देखा, जहां अचानक ही दर्जनों मुतहर्रिक रोशनियां नजर आने लगी थी। उस तरफ देखो सिकंदर, उस तरफ, वो बेहद मुस्तरिब अंदाज में बोले। सिकंदर ने हजरत बल रोड की तरफ देखा तो एक लम्हे के लिए सिट पिटा सा गया।
कम से कम 20-22 गाड़ियां नसीम बाग की सम्त में बढ़ रही थीं। सर, उसका हाथ बहुत तेजी से जेब में रेंग गया। वापस आया तो उसमें वॉकी टॉकी था। चंद लम्हों बाद वो किसी को पुकार रहा था। हेलो हेलो लाइट हाउस, हेलो लाइट हाउस, मैं एक अहम इत्तला देना चाहता हूँ। हेलो हेलो, कौन हो तुम? किसी की करख्त आवाज कानों से टकराई। पंडित। ओह, आवाज की करख्तगी फौरन ही दूर हो गई। यस सर, मैं शाहीन हूँ, मेरी बात गौर से सुनो और आगे बढ़ाते चले जाओ। बहुत से गधे नसीम बाग में घास चरने के लिए जा रहे हैं। वो 20-22 गाड़ियों में लगे हुए हैं, समझ गए? यस सर, मैं ये इत्तला आगे बढ़ा देता हूँ। खुद को शाहीन कहने वाले ने सब कुछ एक ही पल में समझ लिया था, लिहाजा सिकंदर ने वॉकी टॉकी बंद करके अपनी जेब में वापस रख लिया। खुदा तुम लोगों की हिफाजत करे मेरे बच्चों। डॉक्टर रब ने उसके दोनों शाने पकड़कर उसे सीने से लगा लिया। तुम्हारी नस्ल बहुत अजीम है, बहुत बुलंद। तुम गुजरे हुए लोगों से कहीं ज्यादा बहादुर हो, मगर आपकी नस्ल हमारी रहनुमा है सर। सिकंदर धीरे से बोला, अगर आपकी नस्ल ना होती तो हम गुमराह ही रहते। नसीम बाग के एक खूबसूरत मकान में जो ही ये इत्तला पहुंची कि 20-22 गाड़ियों में पुलिस इस इलाके की तरफ आ रही है, तो वहां मौजूद किसी भी शख्स ने घबराहट का इजहार नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अब हम मुंतशिर हो सकते हैं, एक उदेड़ उमर शख्स ने कहा। उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से था और बाकी लोग दूसरी तंजीमों से ताल्लुक रखते थे। इस अजलास का मकसद जिहाद कश्मीर के लिए एक वसीउल बुनियाद प्लेटफॉर्म की तश्कील था। आज की कामयाब हड़ताल और फिर ब्लैकआउट के बाद बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अजलास में शरीक तमाम अफराद इस बात पर मुत्तफिक थे कि जदोजहद में हिस्सा लेने वाली तंजीमों के दरमियान मौसर राब्ता होना चाहिए। अब हम प्रोग्राम के मुताबिक डल झील में मिलेंगे, पीपल्स लीग से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदे ने कहा। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, इंशाअल्लाह, कई अफराद ने एक साथ कहा और फिर बड़े सुकून के साथ यके बाद दीगरे मुसाफा और मानका करने के बाद रुखसत होने लगे। आखिरी शख्स जो वहाँ बाकी रहा मेजबान और मकान का मालिक था। उसने सबके जाते ही टीवी खोल दिया, शेख अब्दुल्ला की किताब आतिशे चिनार खोल कर रख ली और गांधी की छोटी सी तस्वीर मेज पर सजा दी। वो जानता था कि ये दो चीजें देखकर पुलिस ज्यादा मुस्तैदी का मुजाहरा नहीं करेगी। घर से निकलने वालों ने मुख्तलिफ समतें इख्तियार कर ली, कोई स्कूटर पर गया तो कोई पैदल। किसी ने ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ जाने वाला रास्ता इख्तियार किया तो किसी ने हजरत बल की तरफ। दो अफराद खामोशी से डल में डोलने वाली कश्ती में बैठकर रवाना हो गए। ये अल्लाह टाइगर्स के गाजी इलियास और तारकुल इस्लाम थे। डल में उनका शिकारा सोनी आनक की तरफ रवाना हो गया। दोनों खामोश थे, लेकिन उनकी आंखें गुप्त अंधेरे में बहुत चमक रही थी। तभी अचानक तारिकुल इस्लाम ने फ्लोटिंग गार्डन की तरफ से एक बड़ा शिकारा अपनी समत आते हुए देखकर जर्जरी सी ली। होशियार ब्रादर। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। गाजी इलियास ने मौजर निकाल लिया। तारिक ने रिवॉल्वर की नाल चूम ली। उसका निशाना बहुत सच्चा था। वो शिकारे का इंतजार करने लगे जिसमें 2 कंडीलें रोशन थी। उनकी उंगलियां लबलबी पर जम गईं। वो तैयार हो गए। उनके कानों में वही गीत गूंजने लगा जो जश्न आजादी पर सुना था। शेरों का वो नारा गूंजा, आजादी या मौत, आजादी या मौत, आजादी या मौत। वो सर्च लाइट की रोशनी में नहा गए, मगर उन्होंने फौरी तौर पर गोली नहीं चलाई। दोनों अपनी जगह साकत बैठे रहे, जबकि उनका शिकारा झील के पुरसुकून पानियों में धीरे धीरे हलकोरे लेने लगा। चंद लम्हों बाद जब दोनों शिकारों में फासला कम हो गया तो बड़े शिकारे से किसी की आवाज सुनाई दी। वो यकीनन मेगाफोन पर बोल रहा था। कौन हो तुम? सवाल करने वाले के लहजे में पुलिस वालों जैसा क्रोफर नहीं था। कहाँ जा रहे हो? हम श्रीनगर के बाशिंदे हैं और सोनी आनक की तरफ जा रहे हैं, गाजी इलियास ने जवाब दिया। उसका लहजा बहुत बुलंद था। उसने कोशिश की थी कि बड़े शिकारे तक उसकी आवाज पहुंच सके। दूसरी तरफ से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं मिला। दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्हें बगौर देखा जा रहा हो। वो इस अचानक खामोशी से बेचैन हो गए। उन्हें यकीन था कि यह शिकारा पुलिस का है, वगरना उस पर सर्च लाइट और मेगाफोन की मौजूदगी का कोई जवाब नहीं। दोनों शिकारे आहिस्ता आहिस्ता और करीब होने लगे। होशियार, गाजी इलियास ने सरगोशी की और फिर अचानक ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। सर्च लाइट की अंधी कर देने वाली रोशनी के बावजूद उसने शिकारे में एक ऐसे शख्स को देख लिया था जिसको वो कई बरसों से जानता था। ये रिजर्व पुलिस फोर्स का मूसा था, सब इंस्पेक्टर मूसा, जिसको खून में आजादी की तहरीक विरसे में मिली थी। उसका ताल्लुक श्रीनगर के एक कदीम खानवादे से था। उसका दावा था कि 1947 में श्रीनगर में मेहनत कशों की जो मुनज़्ज़म हड़ताल हुई थी उसमें उस खानदान के कम से कम 2 अफराद हलाक हुए थे। गाजी इलियास और मूसा खान में नजरियाती इख्तलाफात थे। मूसा JKLF का हामी था, जबकि गाजी इलियास जमात इस्लामी का। ताहम दोनों एक बात पर मुत्तफिक थे कि भारत को कश्मीर से निकल जाना चाहिए।
الیاس کو 2 سال پہلے کالج کے یوم مئی میں موسیٰ کی تقریر آج تک یاد تھی۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا شہدائے شکاگو کی یاد میں مزدوروں کا عالمی دن مناتی ہے، جبکہ شکاگو کے سانحہ سے قبل 6 جون کو مزدوروں کی پہلی باقاعدہ منظم ہڑتال ہوئی تھی اور کئی مزدور ہلاک کیے گئے تھے، لہٰذا کم از کم برصغیر میں 6 جون کو مزدوروں کا دن منانا چاہیے۔ تم کہاں؟ شکارہ قریب آتے ہی موسیٰ خان نے پوچھا۔ وہ وردی میں تھا اور اس کے ساتھ 6 جوان تھے، جنہوں نے موسیٰ کے نرم لہجے اور دوستانہ انداز کا احساس ہوتے ہی بندوقوں کی نالیں نیچی کر لی تھی۔ بس یوں ہی تفریح کر رہے تھے ہم، غازی الیاس نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ شوق تھا۔ ذرا دیکھ بھال کر نکلا کرو یار، موسیٰ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آج کل پاکستانی ایجنٹ بھی سرگرم ہیں، ان کے ہتھے مت چڑھ جانا، اللہ مالک ہے۔ الیاس ہنس پڑا۔ فرض تو فرض ہے، ادا کرنا ہی پڑے گا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ بات تو ٹھیک ہے، موسیٰ نے زیر لب مسکرا کر کہا اور پھر جوانوں کی طرف پلٹ گیا۔ واپس چلو، اس نے حکم دیا، اپنے ہی لوگ ہیں۔ فضول میں وقت ضائع ہوا۔ پولیس کا شکارہ دور ہوتا چلا گیا اور پھر جلد ہی نظروں سے اوجھل بھی ہو گیا۔ تبھی طارق الاسلام نے ایک طویل سانس لے کر ریوالور غلاف میں رکھ لیا۔ کون تھا؟ اس کے لہجے میں بڑی نرمی تھی۔ ہم جیسا دیوانہ، غازی الیاس نے جواب دیا، یا شاید ہم سے بڑا دیوانہ۔ اس جواب کے بعد طارق الاسلام مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ سکندر، زوبی نے پھولوں کے ایک ڈھیر سے کھیلتے ہوئے سرگوشی سے کی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت دونوں خلاف معمول پھولوں سے لدے ہوئے ایک شکارے پر ڈل کی سیر کر رہے تھے۔ سکندر گزشتہ چند روز کی شدید محنت کے بعد آج قدرے فارغ تھا تو اس نے جشن آزادی پاکستان کے بعد پہلی مرتبہ زوبی کو فون کیا تھا۔ آج زوبی کے پاس بھی کوئی خاص کام نہیں تھا، لہٰذا طے یہ پایا کہ دونوں پرانے دنوں کی یادیں تازہ کرنے کی خاطر ڈل کے پانیوں کے سیر کو چلیں۔ سکندر نے ایک طویل سانس لے کر کندھے جھکا دیے۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ سوچ رہی ہو؟ ہاں، مگر تم بھی تو کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ ہنس کر بولی۔ میں تو بہت کچھ سوچ رہا تھا، مگر تم کہو۔ ایک عرصے بعد تم نے اتنے شیریں لہجے میں پکارا ہے، بناؤ مت۔ وہ خفا خفا سی لگنے لگی۔ میں اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ تم ملو گے تو فیض صاحب کے ایک شعر کا مطلب پوچھوں گی، مگر تم نے سارا موڈ آف کر دیا۔ فیض صاحب، سکندر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کیا شعر تھا وہ؟ چھوڑو، اب رہنے دو اور اپنی سوچوں میں ڈوبے رہو۔ اس آزادی کا شکریہ جانے سکندر، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ فیض صاحب کا ہر شعر ہر موقع پر نئی نئی سوچیں عطا کر دیتا ہے۔ پلیز زوبی، ذرا وہ شعر گنگنا دو۔ زوبی زیر لب مسکراتی رہی۔ اس کی نظریں فلوٹنگ گارڈن کی سمت میں جم گئیں اور پھر اچانک ہی اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں چمک نمودار ہو گئی۔ سنو، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ واہ، کیا کہنے فیض کے! سکندر جوم اٹھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ فیض صاحب کا ہر شعر ہر موقع پر نئے معنی سمجھا دیتا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ شعر صرف اور صرف ہمارے لیے کہا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم کشمیریوں کے لیے کہا گیا ہے یہ شعر۔ سکندر کا لہجہ پرجوش تھا۔ ہم سب کے لیے ہمارا محبوب کشمیر، ہم آبشاروں، باغوں، جھیلوں، نہروں اور دریاؤں کی اس سرزمین کے عاشق ہیں، جہاں چنار قطار بنائے ہمیں سایہ فراہم کرتے ہیں، جہاں برف پوش پہاڑ ہیں، جہاں پھول ہیں پھول ہی پھول، جہاں محبتوں کی داستانیں ہیں، عارفہ کے لافانی گیت ہیں، شاہ ہمدان کی تعلیمات ہیں۔ ہمیں اس سرزمین سے محبت ہے جو صوفیوں، ریشوں اور عارفوں کی سرزمین ہے۔ ان محنت کشوں سے محبت ہے جن کو علامہ اقبال نے سری نگر پر ریشم خانے میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھے تھے۔ اور دیکھو، سامنے دیکھو، ہمیں سامنے نظر آنے والے اس نشاط باغ سے عشق ہے جہاں علامہ اقبال نے نظم ساکی نامہ لکھی تھی۔ روبی حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ سنو زوبی، علامہ اقبال نے فیض سے بہت پہلے شکایت کی تھی کہ کشمیریوں کے دل میں انقلاب و ارتقاء کی آگ بجھ گئی۔ ان کے ذہن میں تلاشی جستجو کی کوئی چنگاری بھی نہیں، لیکن اقبال مایوس نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کشمیریوں کو غلامی سے نجات حاصل کرنے پر اکسایا تھا۔ اب تم نے فیض کا جو شعر پڑھا ہے وہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ فیض نے یہ شعر کشمیریوں کے لیے لکھا ہے تو اس کے معنی بہت واضح ہو جائیں گے۔ پھر اس شعر میں یار سے مراد کشمیر ہوگا اور وصال یار سے مراد کشمیر کی آزادی۔ باقی مطلب صاف ظاہر ہے، کشمیر کی آزادی کے لیے محض خواہش کافی نہیں، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ سکندر، زوبی کو یوں لگا جیسے اس نوجوان نے زندگی کے راز سے وہ پردہ اٹھا دیا ہے جو ابھی تک ذہن و نظر کو اندھیروں میں رکھے ہوئے تھا۔ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ زوبی کا ہاتھ تھام کر اپنے خاص لہن میں گانے لگا۔ نہ آج لطف کر اتنا کہ کل گزر نہ سکے، وہ رات جو کہ تیرے گیسوں کی رات نہیں، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ وہ گاتا رہا۔
शिकारा चार चिनार का चक्कर लगाकर एक बार फिर डल गेट की तरफ जाने लगा। जूबी सिकंदर के कंधे पर सर रखे फूलों की पत्तियों से खेलती रही। वक्त गुजरता रहा, किसी परिंदे की तरह परवाज करता रहा। जिंदा का दरवाजा जो ही खुला, सूरज की रोशनी बरा मार कर अंदर दाखिल हो गई और अब्दुल रशीद जरगर ने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए, क्योंकि कई दिनों से मुसलसल अंधेरी कोठरी में रहने के बायस सूरज की किरणें उसकी आंखों में सुइयां बनकर चुभने लगी थी।